A very good morning to all of you. Welcome to channel Eklam Academy, the platform realizing dreams. आज के इस वीडियो में हम जो यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया हुआ है रीजनिंग का स्पेशली उसको सॉल्व करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस चैप्टर से कितने आए थे, उनका जो लेवल था जो हर चैप्टर से वो क्या था, सारी चीजें हम इसमें देख लेंगे और उन क्वेश्चंस का इजीएस्ट वे क्या हो सकता है उनको सॉल्व करने का, वो भी हम इस वाले आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर यानी 2016 का जो था लेट हुआ था, आई थिंक 2018 में आके हुआ था, उसका जो रीजनिंग लेवल वैसे भी जो आया था वो पुरानी यूपीएसआई से बहुत ज्यादा डिफरेंस था। यानी जिसने अगर पुराने लेवल से तैयारी की होगी तो कहीं ना कहीं वो रीजनिंग में बहुत ज्यादा पीछे हो गया होगा। तो अभी हमें एडवांस लेवल तैयार करना है, तो सबसे पहले तैयारी करने से पहले हमें क्वेश्चंस को देखना है कि जो लेवल क्या आता है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस शो होते रहेंगे और जो उनके सोल्यूशन है इजीएस्ट कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बोर्ड पे बताती रहूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो आया हुआ है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दिशा दूरी से। क्वेश्चन है मीना अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है। ठीक है, तो दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है, हम सब जानते हैं। देखिए इसमें क्या है, मैं आपको बहुत ज्यादा बेसिक्स तो नहीं बताने वाली हूँ। जो लोग एक बार रीजनिंग को थोड़ा सा जानते हैं वही प्रैक्टिस सेट समझ पाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल समझ पाएंगे, जो कर चुके हैं वो उसको इजी होने का तरीका समझ पाएंगे, और जो अभी बिल्कुल नहीं किए हैं वो केवल क्वेश्चन समझ पाएंगे कि इस चैप्टर से ये सवाल है। ठीक है, चलिए देखिए दक्षिण की ओर 50 मीटर, तो नीचे की तरफ ये हो गई दक्षिण की ओर 50 मीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। तो बाईं ओर का मतलब कहाँ, इधर की ओर मुड़ जाती है, और कितना मुड़ जाती है 20 मीटर। फिर उत्तर की ओर 30 मीटर, तो उत्तर की ओर देखिए 30 मीटर अगर हो जाएगी तो ये तो 50 है, इससे तो नीचे रह जाएगी ना, और जब इससे नीचे रह जाएगी तो ये अभी यहाँ से चलना स्टार्ट हुई थी अपने घर से। ठीक है, और अभी यहाँ पे है, फिर वो अपने घर की तरफ जाती है, तो घर की तरफ के लिए यहाँ से ऐसे तो मुड़ जाएगी, और ये वाली जो दिशा होती है, देखिए अगर हम दिशाओं की बात करें तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो अगर कोई व्यक्ति इधर की तरफ जा रहा है तो कौन सी दिशा में जा रहा है, उत्तर पश्चिम। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ गया, उत्तर पश्चिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये हो गया दिशा दूरी से, इजी सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा होगा वो है मशीन इनपुट। देखिए यूपी के किसी भी एग्जाम में आई थिंक फर्स्ट टाइम ये जो पैटर्न था वो देखने को मिला था। जिन लोगों ने इस लेवल की तैयारी नहीं की थी वो अच्छे से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, कैसे क्वेश्चन होते हैं मशीन इनपुट में, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देती हूँ, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए मशीन इनपुट में क्या है, सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझिए। आपको एक इनपुट दे रखा होता है। ठीक है, मान लीजिए मैं बहुत बेसिक से लेती हूँ, मैंने एक इनपुट ले लिया, ABCD ले लेती हूँ। ठीक है, ADG, बल्कि मैं AG और DC और R मान लीजिए मैंने ये ले लिया। इसकी स्टेप दे दी, मैंने आपको स्टेप 1 बोला कि भाई सबसे पहले मैंने लगा दिया इसमें R, फिर A, फिर G, फिर D और फिर C। फिर सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, R ले लिया, फिर उसके बाद मैंने इसको लिया G, फिर A, फिर D, फिर C। फिर थर्ड स्टेप में मैंने क्या ले लिया, R लिया, G लिया, D लिया, A और C, और फोर्थ स्टेप में जो हमने लिया वो R, G, D, C, A। ठीक है, तो अब ये बेसिक समझने की कोशिश करिए कि मैंने ये क्या किया है। देखो हमें एक इनपुट दे रखा था, इनपुट में कोई तरीका नहीं था, कहीं A दे दिया कहीं G दे दिया, तो हमने क्या किया, फाइनल स्टेप सबसे पहले देखा करिए। फाइनल स्टेप में आप देख रहे होंगे एक क्रम लग गया, अवरोही क्रम, है ना, यानी कि घटते हुए क्रम में, जैसे R सबसे लास्ट में आता है, फिर G, फिर D, फिर C, फिर A। ठीक है, तो फाइनल इनपुट देखने को मिल गया। यानी अब मुझे कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड, तो नेक्स्ट मुझे जो भी इनपुट नया क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसका आंसर मैं इसी वाले स्टेप्स के अकॉर्डिंग करूंगी। यानी मुझे क्या करना है, उन्हें फाइनल अवरोही क्रम में लगाना है, फाइनल स्टेप में। ठीक है, अब वो अवरोही क्रम में लगाया कैसे है ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया, उन्होंने R को उठा लिया, R को ले लिया यहाँ पे, R को यहाँ पे A अपनी जगह, G अपनी जगह, D अपनी जगह, C अपनी जगह। फिर R तो ले लिया था, अब सेकंड नंबर पे क्या ले लिया उन्होंने, G लिया, फिर A अपनी जगह, D अपनी जगह और C अपनी जगह। फिर उन्होंने क्या किया, R को लिया, G को लिया, फिर D, फिर लास्ट में C। इस तरीके से ये लग गया एक अवरोही क्रम। ठीक है,
अच्छा देखिए, ये तो स्टेप्स मैंने लिख दी। अब मैं आपको बोलूं कि मान लीजिए मुझे एक इनपुट मैं आपको दे रही हूं, इसी ऊपरी आधार पर यानी ऊपरी व्यवस्था के आधार पर आप मुझे एक इनपुट लगा के दिखाइए। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया L, और फिर मैंने आपको दिया Z, और फिर मैंने आपको दिया F, और फिर मैंने आपको दे दिया T, और फिर मैंने आपको दे दिया I। ठीक है, 5 लेटर ऊपर थे, 5 लेटर नीचे हैं। अभी मैंने आपको दे दिया और आपको बोला कि बताइए इस व्यवस्था के आधार पर इसको कितने स्टेप में पूरा किया जा सकता है। पूरा करने से मतलब है मुझे इसको अवरोही क्रम में सेट करना है। ठीक है, तो अभी मुझे ऐसा नहीं करना कि हमें सारे स्टेप्स को लिखना है। इसी तरीका क्या होता है कि मान लीजिए सबसे पहली स्टेप क्या होगी, पहली स्टेप में मैं क्या कर रही थी, सबसे बाद वाला लिया था, तो सबसे पहले लूंगी Z, तो मैंने स्टेप इस पे डाल दिया, तो यानी पहली स्टेप में Z आ जाएगा, बाकी L, F, T, I, यही तो होगी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या होगा, Z के पीछे आता है T, तो दूसरी स्टेप में Z और T आ जाएगा, L अपनी जगह, F अपनी जगह, I अपनी जगह, यानी जिन पे नंबर्स होते जाएंगे वो आगे, जिन पे नंबर नहीं है वो अपनी जगह। थर्ड स्टेप में क्या होगा, इसमें से हम देखेंगे तो थर्ड स्टेप में फिर ये देखिए, तीसरी स्टेप इसमें नहीं गिनेंगे क्योंकि अगर देखिए मैंने Z लिखा सेकंड स्टेप में, T लिखूंगी, उसके बाद L तो अपने आप आ गया ना। ठीक है, उसके बाद यही तो बनेगी L, F, I, सेकेंड स्टेप यही तो बनेगी, तो सेकेंड स्टेप में L शामिल हो गया क्योंकि ये ऑटोमेटिक लग गया, हमें इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर थर्ड स्टेप में मैं क्या लूंगी, भाई Z लग चुका, T लग चुका, L लग चुका, अब मुझे क्या लगाना, I, तो थर्ड स्टेप में I आ जाएगा। फिर क्या बचेगा थर्ड स्टेप में, Z, T, L, I, F अपने आप सेट हो गया, तो ये कौन सा आ गया, थर्ड स्टेप में। यानी कि ये जो 4 स्टेजेस में पूरी हो रही थी अवरोही क्रम, ये कितने में पूरा हो गया कंप्लीट, ये हो गया हमारा 3 स्टेप में। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा हमें किस तरीके से इसके आधार पर क्वेश्चंस को करना है और नंबरिंग डाल के उसको इजी वे में किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, अब आपके सामने जो क्वेश्चन आया हुआ है हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये था इसका बेसिक। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टेप का फाइनल स्टेप देखिए। अब फाइनल स्टेप में क्या हो रहा है, क्योंकि हम उसी के आधार पे आंसर दे सकते हैं। फाइनल स्टेप में आप देख रहे होंगे 93, 74, 62 है ना, 45, 39, 31, 25 नंबर्स को अवरोही क्रम में सेट कर दिया है, यानी कि बड़े नंबर से छोटे में। और फिर आगे अगर आप अक्षर देखेंगे यानी अल्फाबेट को, तो बॉल यानी बी सबसे पहले आता है, फिर सी यानी कैच, फिर जी में गिव, फिर किंग में के, सम, टॉन, व्हाइट। इसका मतलब है कि हमें जो नंबर्स है उन्हें अवरोही क्रम में और जो अक्षर है उन्हें आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, सेट करना है। फाइनल स्टेप समझ में आ गई। अब हम फर्स्ट स्टेप से देख लेते हैं कि इसमें स्टेप बाय स्टेप सेट कैसे किया गया है। तो अगर आप देखिए इनपुट देखेंगे तो इनपुट आपको सामने नजर आ रहा होगा। इनपुट के बाद आप फर्स्ट स्टेप देखिए। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या दिख रहा होगा, 25, टॉन, 45, सम, 93 यानी पूरी जो स्टेप है आपको दिख रही होगी। अब इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि देखिए 25 को लेके आए सबसे पहले, फिर उसके बाद देखिए इनपुट में सबसे पहले टॉन है वो वहीं की वहीं लिख दिया, 45 को वहीं की वहीं लिख दिया, सम को वहीं की वहीं लिखा, 93 को वहीं की वहीं लिखा, यानी एज इट इज सबको लिखते गए हैं। और लास्ट में जो बॉल है बी, ठीक है, लास्ट में उसको लिख दिया। यानी उन्होंने सबसे पहले स्टेप में क्या किया, सबसे छोटा नंबर ले लिया है सबसे पहले और सबसे लास्ट में बॉल को रख दिया, बाकी सारे स्टेप पूरा सेम है। फिर सेकंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, 25 से इधर, ठीक है, 25 से इधर उन्होंने क्या रख दिया, 31 सेकंड स्टेप में। और इधर आप देख पा रहे होंगे तो बॉल के इधर साइड उन्होंने क्या रख दिया, सी वाला। तो ऑब्वियस सी बात है हर स्टेप में जब हम इधर 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 बड़ा करते आएंगे तो ये बड़ी बड़ी संख्या तो लास्ट में बड़ी आएगी, तो ये एक अवरोही क्रम में लग जाएगा। और इसमें सबसे पहले बी है और ये सी आगे लगता जाएगा, ये आरोही क्रम में लगता जाएगा। यानी कि हर स्टेप में एक नंबर को और फिर एक लेटर को पीछे से एक नंबर को आगे से सेट कर दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हमसे सवाल किस तरीके से पूछे हैं ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपको जो सवाल पूछा है, उपरोक्त चरणों में पालन किए गए नियम के अनुसार नीचे दिए गए इनपुट के लिए कौन सी चरण संख्या निम्न आउटपुट है। तो आप देख रहे होंगे इनपुट क्या है, इनपुट आपको दे रखा है 38, ठीक है, इसको चेंज करती हूँ, 38, 33, 19, ठीक है, और 87, उसके बाद जो भी दे रखा है एटसेट्रा, ठीक है।
यहीं से हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए फर्स्ट स्टेप में सबसे छोटा वाला सेट क्या होगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, केवल अभी 3 ही स्टेप तो सेट हुई होंगी, क्योंकि यहां से स्टार्ट होके इसके बाद तो 87 आ गया, इसका मतलब ये तो भी सेट हुआ नहीं क्योंकि ये तो आगे आना चाहिए था। तो अभी केवल कितनी स्टेप सेट हुई है, 19, 33, 38। आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर जो आ गया केवल 3 स्टेप, ठीक है। और 3 स्टेप का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर, चरण 3 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, बहुत ही जल्द। अभी हमने जितना भी पूरा प्रोसीजर समझा उसके अकॉर्डिंग आप देखिए इसका जो आंसर आ गया वो तो सेकेंड्स में आ गया। इसको क्वेश्चन बड़ा है देखने में, समझने में, लेकिन करने में अगर आप प्रैक्टिस हैं और आपको पैटर्न आता है तो प्रैक्टिस के टाइम फिर ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो पहले का आंसर हो गया बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उपरोक्त चरणों में पालन किए गए नियमों के अनुसार कौन सा शब्द संख्या नीचे दिए गए इनपुट के चरण 6 में दाएं छोर से 7वें स्थान पर होगा, ठीक है। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ये आपको निम्न जो इनपुट दे रखा है ये नहीं है, ये तो दूसरा है। चलिए इनपुट जो दे रखा है वो क्या है, एक बार मैं इधर नोट डाउन कर देती हूँ आपको समझाने के लिए। इनपुट दे रखा है 87, ठीक है, वोल्ट राइट, 87 वोल्ट राइट, 1938 मेक काट हेट गेट, ठीक है, 46-33 टन, ठीक, 6395। ये पूरा हमें इनपुट दे रखा, पूछा गया है कि 6 जो इसमें स्टेप होगी उसमें आपका दाईं ओर से 7वां कौन सा होगा। तो देखिए 6 स्टेप में क्या होगा, हमें पता है हर स्टेप में एक आगे से एक पीछे से सेट हो रहा था, ठीक है। तो 6 जो स्टेप होगी उसमें 6 जो वर्ड्स होंगे वो सेट हो चुके होंगे। तो 6 वर्ड का मतलब है, अगर मैं देखूंगी तो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, सबसे पहला वर्ड देखूंगी तो सबसे पहला इनमें अगर देखा जाएगा तो सी वाला आ रहा है, ये सबसे पहले स्टेप में लग गया होगा, ऐसे तो हुआ होगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या लगा होगा, सेकंड स्टेप में लगा होगा जी वाला, तो ये यहाँ लग गया होगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ होगा, हेट वाला लगा होगा। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा, एम वाला लगा होगा। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ होगा, आर वाला लगा होगा, ठीक है। और सिक्स स्टेप में क्या हुआ होगा, फिफ्थ में ये लगा होगा, और सिक्स स्टेप में जो लगा होगा वो कौन सा लगा होगा, टॉम। तो जरा एक बात मेरी बहुत अच्छे से समझिए, 6 स्टेप जो होगी उसमें ये 6 तो लग चुके होंगे पीछे और 6 लग चुके होंगे नंबर्स आगे, ठीक है। और जो रह गए होंगे, अभी देखिए 95 इनमें सबसे बड़ा है, तो ये कौन से स्टेप में सेट होगा, ये तो सबसे लास्ट में, यानी 5 स्टेप तक हम पहुंच चुके हैं, 6 स्टेप होंगी, तो ये किसमें सेट होगा। अगर नंबर्स की बात करें, देखिए मैं आपको पहले पूरा समझा देती हूँ। अगर नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले हम छोटा नंबर लेंगे, ये पहली स्टेप में जाएगा, ये दूसरी में, ये तीसरी में, ये चौथी में, ये पांचवी में, ये छठी में और ये सातवीं में। और हम अगर इसका बात करेंगे, ठीक है, चलिए आप समझते हैं, तो ये तो सातवीं में जाएगा, तो मैं छठी स्टेप में देखूंगी तो पीछे से 1 2 3 4 5 6, और देखिए 95 तो अपनी जगह होगा ना, क्योंकि ये कौन से स्टेप में जाएगा आगे, ये जाएगा आगे सातवीं स्टेप में। अभी तो छठी स्टेप है, तो छठी स्टेप में क्या हो रहा होगा कि 95 तो यहीं की यहीं लिखा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा इसका, 95, ठीक है। इसका भी जो ऑप्शन है वो बी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, जो लोग कर चुके होंगे वही समझ पाएंगे, जिन्होंने अभी तक ये चैप्टर नहीं किया है वो इसकी जब प्रॉपर रेगुलर में क्लास में आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी, जो क्लास की हमारी सीरीज चल रही है उसमें आपको ये एक छोटे से पॉइंट से लेके छोटा पॉइंट और एक अच्छे डिफिकल्ट लेवल तक के सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगी, ठीक है। तो अभी के लिए जिन्होंने कर रखा है उनको आई होप कि समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, उपरोक्त चरणों का पालन करते हुए नीचे दिए गए इनपुट के अंतिम चरण में 46 और राइट के बीच, ठीक है, ये मैंने इसको फालतू मिटा दिया, 46 और राइट के बीच कौन सा होगा, तो पूरा नहीं मिटाती हूं, चलिए देख लेते हैं। 87 वोल्ट राइट, 87 वोल्ट राइट, 1938 मेक काट, फिर तो यही हो गया, ठीक है, मेक काट हेट
गेट 46 33 ये ठीक है, ये है। अब आपको क्या बोला गया कि जो फाइनल स्टेप होगी उसमें 46 और राइट के बीच में, तो जो फाइनल स्टेप होगी उसमें एक चीज और हो गई होगी फाइनल स्टेप में, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या पहुंच गया होगा, सबसे लास्ट में हमारा पहुंच चुका होगा, ये हमने 1 2 3 4 5 6 तो सेट कर दिए थे, सबसे लास्ट में क्या पहुंच गया होगा, वोल्ट, ठीक है। और जो फाइनल स्टेप होगी उसमें जरा आप ही सोचिए, सबसे पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे तो सेट हो रहा होगा नंबर्स में। सबसे पहला होगा 19, दूसरा कौन सा होगा हमारा, अगर हम यहीं से देख लेंगे तो 19 होगा, इसी अगर मैं नंबर से देख लूंगी ये 19 वाला होगा, फिर 33 वाला होगा, ठीक है। 33 के बाद फिर कौन सा होगा, थर्ड नंबर पे जो होगा नंबर्स में अगर हम देखें तो कहां गया, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है, और फोर्थ ये, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहीं पे तो होगा 46, ठीक है। तो 46 और राइट के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, तो जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 7। देखिए मैं आपको समझाने के लिए बहुत इजी से चीजें करती हूँ, आप चाहते तो इसे नंबरिंग से बहुत अच्छे से कर सकते थे। आपको क्या करना था, आपको पता है राइट इधर से कितना होगा, 1 2 हमने गिन लिया था, राइट का नंबर हम देख लेते हैं, राइट पे कितना नंबर पड़ा हुआ था, अगर मैं नंबरिंग दोबारा से डाल दूं तो 5 पड़ा हुआ था, यानी कि 5 का मतलब हो गया 1 2 3 4 5, मुझे पता चल गया 1 2 3 4 5, यहाँ होगा राइट, है ना। और 46 पे कौन सा नंबर है, 4, 1 2 3 4, यही तो होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका इजी जो मेथड है वो इस तरीके से है, बाकी मैंने आपको लॉन्ग पूरा करके बता दिया है कि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। इस बार अभी जो 49,000 वैकेंसीज कांस्टेबल की हुई हैं, ये क्वेश्चन आपसे 49,000 वाली वैकेंसीज में भी पूछे गए थे, और कांस्टेबल रैंक में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये एक बड़ी बात है, डिसीजन मेकिंग चैप्टर एक होता है निर्णय संबंधी, ये उससे सवाल है। और देखिए इसका जो पैटर्न है वो बहुत बड़ा सा लगता है, हमें जब सवाल आएगा तो लगेगा और ये तो बहुत बड़ा सा है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया हुआ तो आप एग्जाम में इसको छोड़ना प्रेफर करेंगे, और अगर आप वेल प्रैक्टिस्ड हैं तो आप बहुत जल्दी इसको ग्रैब करेंगे कि ये क्वेश्चन तो अच्छा है, एक निर्देश से हमारे 2-3 सवाल हो जाते हैं इनसे, और बहुत इजी से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए समझते हैं किस तरीके से इसको करना होता है। इसमें क्या है, आपको कुछ मान लीजिए मैं कोई फॉर्म भर रही हूँ, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है क्राइटेरिया होता है फॉर्म में कि भाई इतनी एज होनी चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस ये भाई है, हमें निर्देश दिए जाते हैं कि ये पॉइंट्स हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, कुछ शर्तें दे दी जाती है कि मान लीजिए आप अगर 10th में 60% नहीं है तो चलिए आप दूसरा, आपके पास ये वाला कोर्स हो तो भी चलेगा। जैसे आप फॉर्म भरने के लिए जब निर्देश निकालते होंगे तो उसमें कई बार स्लैश लगे होते हैं, या तो 10th पास या ये वाला कोर्स या ये कोर्स, तो हमें ऑप्शंस मिले होते हैं ना, जस्ट लाइक, ठीक है। तो इस वाले सवाल को जैसे हमने देखा है निर्णय संबंधी सवाल है, इतने बड़े कॉलम में पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कॉलम बना लीजिए, जितनी भी शर्तें, जितने भी नियम आपको दे रखे हैं, ठीक है, 1 2 3 जितने भी दे रखे हैं, यहाँ पे 4, यहाँ हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इतने में तो हो जाएंगे, ठीक। आप सबसे पहले देखते हैं 5 ही दे रखे हैं इसमें, ई तक 1 अप्रैल 2017 को 30 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम कर लेते हैं 1 अप्रैल को 30 वर्ष से अधिक आयु का नहीं, तो 30 से अधिक का नहीं होना चाहिए, हमने इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लिया। दूसरा है अपने स्नातकोत्तर यानी कि पीजी में 70% से ज्यादा अंक और अपने स्नातक में 75% अंक हासिल होने चाहिए, यानी कि पीजी में 70 से ज्यादा और ग्रेजुएशन में, ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं 75% होने चाहिए, इससे ज्यादा हो इसको 75। नेक्स्ट है कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए, तो ये हमारा जो एक्सपीरियंस दे रखा है वो कितने का है, 2 या उससे ज्यादा, ठीक है। चलिए उसके बाद कंपनी के साथ 2 साल के लिए बॉन्ड पर जो है साइन करने को रेडी हो, तो 2 ईयर बॉन्ड, ठीक है। और जो मैं लास्ट की शर्त दे रखी है वो है पिछले 2 वर्षों में अपने काम के लिए ए अथवा A+ रेटिंग प्राप्त करी हो, यानी उसका ए आया हो या A+ आया हो, ये शर्तें चाहिए हमें, ठीक है। किसके लिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित विवेकानंद रामकृष्ण इंजीनियरिंग कॉलेज विदेश में उच्च शिक्षा के लिए अपने कर्मचारियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है, स्कॉलरशिप के लिए है, तो कर्मचारी को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं, यानी कि शर्तें दे रखी हैं, उसे छात्रवृत्ति तब मिलेगी जब उसने ये क्राइटेरिया जो है उन्हें पूरा कर रखा हो, ठीक है। अब इसको सवाल को देखिए, आपको बस क्या करना था, बहुत जल्द ही हम सवाल, अब ये हमारे हो गए शर्तें, अब इसमें भी हमें
ऑप्शन दे रखे हैं। किस किस पॉइंट में ऑप्शन दे रखे हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है एक उम्मीदवार के मामले में जो अन्य सभी मानदंड को पूरा करता है सिवाय, किस किस के सिवाय? बी ये वाला है, उपयुक्त के लेकिन अपने स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में न्यूनतम 60%, यानी कि ये नहीं है तो उसके कितने होने चाहिए इन दोनों में? 60%। ठीक है, चलिए। और पीएचडी भी की हो तो निदेशक, अगर ये 60% हो दोनों में और पीएचडी कर रखी हो तो यानी फेल नहीं किया जाएगा, उसे क्या कर दिया जाएगा? निदेशक के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है? ई उपयुक्त के लेकिन रेटिंग B+, A या A+ के साथ 3 साल का अनुभव हो तो अध्यक्ष के पास, यानी कि रेटिंग उसकी B हो, A हो या A+ हो, ठीक है, और उसके पास 3 ईयर अगर एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो उसको क्या करा जाएगा? अध्यक्ष के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, और अगला दे रखा है डी उपयुक्त के रुपए 50,000 का भुगतान करने के लिए तैयार है तो मामले को प्रधान के पास, यानी कि बॉन्ड ना भर के वो 50,000 का भुगतान करने को तैयार है तो किसके पास भेज दिया जाएगा? प्रधान के पास। आप देखिए, बस इतना ही हमें ये सवाल में कॉलम्स में लिखना था। अब ये सवाल एज इट इज बहुत इजीली होते जाएंगे। कैसे होते जाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपको सवाल दे रखा है, आप देखेंगे तो इस तरीके का इतना लंबा सवाल देख के आप डर जाएंगे, बट हमने पॉइंट्स लिखने थे बस छांट के। अब हम सवालों को करते जाएंगे। इन मानदंडों और नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इस मामले में क्या निर्णय लेना चाहिए? आपको किसी भी पूर्वानुमान नहीं लगाना, यानी हमें जो शर्तें दी है ये करना है, कोई पूर्वानुमान नहीं लगाना। यह मामला आपको यथास्थिति 1 अप्रैल 2017 के अनुसार दे रखा है, यानी हमें जो दे रखा है वो 1 अप्रैल 2017 के अकॉर्डिंग ये सब हमारे को रिकॉर्ड दे रखे हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सुलोचना पंडित पिछले 3 सालों में कंपनी में काम कर रही है, तो एक्सपीरियंस वाला कॉलम सुलोचना का कंप्लीट है, 3 साल से कर रही है तो 2 का तो हो गया ना कम से कम। ठीक है, उसका कार्य निष्पादन अच्छा है और उसने पिछले 2 सालों में A+ रेटिंग हासिल की है, भाई ये वाला भी कर रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और उससे क्रमशः स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 70%, स्नातक में 70%, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्नातक में कितना चाहिए था? 75, तो ये वाली क्राइटेरिया तो पूरा नहीं कर रही है ना, तो अब या तो ये वाला कर रही हो अदरवाइज फेल हो जाएगी। देखते हैं आगे। ठीक है, और अंक है तो अभी इसमें हम कुछ नहीं लगाते हैं। वह गणित में स्नातकोत्तर है, इस बात से तो हमें कोई मतलब है नहीं। वह 2 साल के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, तो बॉन्ड वाली बात भी हो रही है। ठीक है, और उसकी जन्म तिथि 31/3/1998 है, तो कितनी है? 88, सॉरी। ठीक है, तो 31/3/88 के हिसाब से जरा आप हिसाब लगा लीजिए, 88 के हिसाब से तो 18 में 30 की होगी ना, तो ये वाला कॉलम भी पूरा हो रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, अब हमारा ये वाला बच रहा था, तो उसके दोनों में 60% तो है, क्योंकि 70 और कितने हैं? 70 और 75, लेकिन अपोजिट है। ग्रेजुएशन में 70 है और स्नातकोत्तर में 75 है, जबकि हमें ग्रेजुएशन में 75 चाहिए थे। ठीक है, तो इसलिए 60 तो दोनों में है, और सबसे लास्ट पॉइंट ये रखा उसने पीएचडी की है, तो इस वाले में वो ये वाला पूरा कर रही है। तो देखिए ये सारे पूरे हैं, हमें इसमें ऑप्शन दिया था ये होगा तो पक्का है ही, इसके अलावा ये नहीं होगा तो मामला किसके पास भेज देंगे? निदेशक के पास। तो इसका जो ऑप्शन है आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन में दे रखा है छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती, नहीं भाई ऐसा तो नहीं है। मामला निदेशक को भेजा जाना चाहिए, बिल्कुल मामला जो है वो किसको भेजा जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट सब में टिक है और इसमें इस वाले सेकंड पार्ट में टिक है, तो मामला निदेशक के पास। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इन मानदंडों और नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इस मामले में क्या निर्णय लेना चाहिए? आगे देखते हैं। आपको कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाना है, इसको हम देख चुके हैं। ये यहां से पढ़िए। रवि की आयु 27 वर्ष है, तो भाई वो 27 वर्ष, ठीक है, 30 से तो कम है। आगे देखते हैं। और कंपनी के साथ 4 साल का कार्य अनुभव है, ये भी कंप्लीट है उसका। उसे स्नातक में 80%, ठीक है, ग्रेजुएशन में 75 से ज्यादा है, और स्नातकोत्तर यानी पीजी में 75, तो 70 से ज्यादा है। ये कॉलम भी हो गया उसका पूरा। ठीक है, कंपनी में अपने काम के लिए उसने पिछले 3 वर्षों में A+ रेटिंग की है, भाई ये वाला भी कंप्लीट है। और वह 2 सालों के लिए बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, मिल गई छात्रवृत्ति। ठीक है, बस अब हमें कुछ नहीं करना था, बस ये जो लिखना था उतना टाइम था, बाकी क्वेश्चन पढ़ो, टिक करो, आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया। अब ऑप्शंस क्या है? निदेशक को भी जाना चाहिए मामला नहीं, छात्रवृत्ति दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। ठीक है,
चलिए, और लास्ट इससे तीसरा जो सवाल है वो हम देखते हैं किस तरीके से होगा। जो थर्ड सवाल है, ये तो नहीं पढ़ रहे हैं हम मानदंडों को, तो सेम लैंग्वेज है, आगे पढ़ते हैं। सूर्य नारायण मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर है, ठीक है, तो अभी इससे तो मतलब नहीं है, आगे की चीज देखते हैं। उनके पीजी में यानी स्नातकोत्तर में 72%, तो भाई ये वाला तो कंप्लीट कर रहे हैं 72%, और स्नातक स्तर की पढ़ाई में 78, इससे ज्यादा है, यानी उनका ये वाला कॉलम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। वह कंपनी में 2 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहा है, तो एक्सपीरियंस वाला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, 2 वर्षों से अधिक काम कर रहा है, और पिछले 2 सालों में उसके कार्य निष्पादन की रेटिंग ए और A+ है, तो ये रेटिंग भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वह बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्सुक नहीं है, लेकिन यदि छोड़ने की आवश्यकता हुई तो 50,000 देने के लिए तैयार है, तो ये सेकंड वाला कर रहा है इसका, यानी ये मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट है इसका, सेकंड वाला कर रहा है, फर्स्ट नहीं कर रहा, ठीक है। और उसकी जन्म तिथि 14/8/87 है, तो 14/8/87, और ये कब का है, 1 अप्रैल 2017, तो 87 से, और अगर हम 17 की बात करें, 8 की बात करें, तो फिर भाई ये हो गया कंप्लीट, एज तो उसकी हो गई है ना, 87 से 1/8/17, हाँ भाई एज निकल चुकी है, 30+ हो चुका, क्योंकि 87 से 97 मतलब एज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जब एज कंप्लीट हो चुकी है और इसका हमें कोई ऑप्शन भी नहीं दिया, ऑल्टरनेट भी नहीं दिया, तो सीधा सीधा है भाई छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती, ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ है, छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती, ठीक है। ये सब था वह, लेकिन वृद्धि छोड़ने की आवश्यकता हुई और उसकी जन्म तिथि 14/8/87 है, हाँ भाई ठीक है। तो ये वाला नहीं पूरा कर रहा है, तो इसलिए उसको छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती है, तो इसका जो आंसर हो गया, तीनों के आंसर्स हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद 2 तर्क दे रखे हैं, 1 और 2 आपको तय करना है इनमें से कौन सा तर्क मजबूत है, ठीक है भाई। कथन, क्या भारत में जो नेता नहीं है उन्हें Z सुरक्षा दी जानी चाहिए। देखिए तर्क क्या होता है, अपने किसी भी कथन, आपको कोई बात बोली गई उस पे हाँ ना करना आपका उत्तर कहलाता है, उस पे दिए गए अपने विचार, अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करना, अपने विचारधारा को रिप्रेजेंट करना, वो कहलाता है तर्क, ठीक है। अब देखिए तर्क कौन सा सही होता है, हर वो तर्क सही है जो स्ट्रॉन्ग है। मान लीजिए मुझसे कुछ भी बोला गया किसी मुद्दे पे, मैंने उस पर अपना विचार तो रख दिया, लेकिन उस विचार का उस पॉइंट में कोई भी बिल्कुल भी मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, मतलब जो मैंने विचार रखा वो बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत वीक सा है, उससे रिलेटेड तो है लेकिन बहुत वीक है, तो आंसर जो हो जाएगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी तर्क केवल मजबूत वाले कंसिडर किए जाएंगे, जो मजबूत नहीं है उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इसमें तर्क पहला क्या है, हाँ अगर जरूरत पड़े तो भाई ऑब्वियसली बात है, ये एक तर्क हो गया कि Z सुरक्षा क्या, दुनिया की कोई भी चीज अगर बनाई गई है, वो चाहे Z सुरक्षा है, कोई सी भी सुरक्षा है, कोई सी भी स्कीम है, अगर वो बनाई गई है तो वो लाभ देने के लिए तो बनाई जाती है, अगर उसकी जरूरत पड़ने पर भी हम उसे यूज नहीं कर रहे तो उसका फिर कोई यूज नहीं है। तो बिल्कुल सही तर्क है, हाँ जरूरत पड़ने पर हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो तर्क हो गया वो बिल्कुल सही है। दूसरा तर्क पढ़ते हैं, नहीं, दूसरा तर्क है क्योंकि वह करदाता के पैसे की बर्बादी है। तो देखिए कोई भी सुरक्षा या कुछ चल रही है तो उसमें अब बर्बादी की बात कहां से आ गई, तो ये जो पॉइंट है वो क्या हो गया भाई, क्योंकि करदाता या जिस उसका जो भी क्राइटेरिया है Z सुरक्षा का क्राइटेरिया, थोड़ा ना क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा ना बोला Z सुरक्षा दी जानी चाहिए या नहीं, बात इस पे हो रही है। तो दूसरा पॉइंट बिल्कुल बेकार है, पहला पॉइंट तर्क स्ट्रॉन्ग है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल पहला तर्क मजबूत है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको स्क्रीन पे दिशा दूरी का दिख रहा होगा। विनायकन दक्षिण में 5 मीटर चलता है, ठीक है भाई, दक्षिण में 5 मीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 8 मीटर चलता है, और फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो दाईं ओर का मतलब इधर और 15 मीटर, देखिए 12 तो ये आ गए, तो 3 ही तो एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है, 15 मीटर चलता है। तो अभी क्या बोला गया, अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में विनायकन अब किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु ये है और दिशा ये वाली है, तो ये वाली जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन जो है वो हो गया बी, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो सवाल दे रखा है वो है, कमल ने एक तस्वीर में एक महिला का जिक्र करते हुए कहा उसकी बेटी का पिता मेरी माँ का दामाद है, ठीक है। तो
देख लेते हैं भाई इस सवाल को भी। मान लीजिए कमल है, वो एक तस्वीर में महिला का जिक्र करते हुए कह रहा है उसकी बेटी का। मान लीजिए यहाँ पे कोई महिला है, ठीक है, महिला पे हम माइनस लगा देते हैं, उसकी बेटी, वो महिला, सॉरी, तो महिला ये हो गई, महिला की पुत्री। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ये व्यक्ति है, महिला की पुत्री का पिता। तो देखिए महिला की पुत्री है तो महिला उसकी माँ तो हुई, तो उसके जो पिता हुए वो इसी पीढ़ी में इनके हस्बैंड हुए, यानी कि पति हुए, ठीक है। तो इसके जो पिता है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, पिता है तो प्लस होंगे। तो बोल रहा है कि इस महिला की जो बेटी है उसके जो पिता है वो मेरी माँ के दामाद हैं। तो जो ये पिता है वो दामाद है किसी के, ठीक है, वो दामाद है, मान लीजिए वो ये महिला है, इसके दामाद है। अब वो क्या कह रहा है, मेरी माँ। अच्छा, ये अगर दामाद है तो ये सास हो गई और इस महिला की कौन हो गई, माँ। और वो व्यक्ति क्या कह रहा है कि ये जो दामाद है वो मेरी माँ के हैं। तो भाई माँ तो ये महिला की भी है और वो पुरुष कह रहा है मेरी भी माँ के दामाद है, तो इसका मतलब पुरुष कौन होगा, इनका भाई। तो जो कह रहा है वो कौन है, यानी नाम जो दे रखा है कमल जो है वो ये रहा। अभी कमल की भी माँ हो गई ना, तो कह सकता है कमल की महिला के जो बेटी है उसके जो पिता है वो मेरी माँ के दामाद है। हो गया आंसर, तो आंसर क्या हो गया, भाई, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपको ये क्या करना है, पैटर्न को पूरा करना है। तो बहुत सिंपल सा है, पैटर्न को पूरा करेंगे। अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो हमें किस तरीके से, ऐसे जब इमेज जा रही है तो एक इमेज इस तरीके से चाहिए ना, तो इस तरीके से जो इमेज है वो कौन सी है, सिर्फ आपकी बी में और डी में है। ए और ऑप्शन C2 कट गया, और बी और डी में भी आप देखेंगे तो बी में जो ये क्रॉस कर रहे हैं वो इनको छोटा कर दिया है, यानी इधर वाले जो पॉइंट्स है इनको थोड़ा छोटा कर दिया है। बी में बिल्कुल इक्वल दे रखे हैं और हमें इक्वल की जरूरत है, इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर से एक इस तरीके का हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का, एनालिटिकल रीजनिंग का दे रखा है। क्या क्वेश्चन है, कथन और पूर्वानुमान से। नीचे दिए गए प्रश्न में कथन के 2 पूर्वानुमान 1 और 2 शामिल हैं। आपको कथन और 2 पूर्वानुमान पर विचार करना है और तय करना है इनमें से कौन सा पूर्वानुमान कथन में निहित है, ठीक है। कथन पहला, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी वाहन निर्माताओं के लिए प्रत्येक वाहन के संबंध में जिसका वे अप्रैल 2017 तक उत्पादन करते हैं उत्सर्जन और ध्वनि प्रदूषण विवरण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। पॉइंट समझ में आया, यानी कि जो परिवहन और राजमार्ग वाले मंत्रालय हैं उन्होंने जो कंपनी वाहन को बनाती है उन्होंने जो 17 तक जो भी बनाए हैं व्हीकल, उनका जो उत्सर्जन है यानी वो कितना उत्सर्जित करते हैं और कितना ध्वनि प्रदूषण करते हैं उसका विवरण देना पड़ेगा, ठीक है। पूर्वानुमान का मतलब होता है किसी बात से कही हुई बात का कोई पूर्व अनुमान लगा लेना। जैसे कि अगर मैं कहीं पे लिखा देखती हूँ कि जेब कतरों से सावधान, तो क्या मतलब होता है जेब कतरों से सावधान, भाई हमने वहां जेब कतरे नहीं देखे, लेकिन पूर्वानुमान क्या है कि यहाँ जेब कतरे होते होंगे, चोरियां होती होंगी, जेब कटती होंगी, ये पूर्वानुमान हुआ, ठीक है। तो किसी पॉइंट को सुन के जो हमारे दिमाग में उसका पूर्व उसके बारे में अनुमान आए वही पूर्वानुमान है, ठीक है। चलिए, तो पूर्वानुमान पहला, अप्रैल 2017 से पहले नियम अनिवार्य नहीं था। हाँ भाई, जब नया नियम बना है तो उससे पहले अनिवार्य नहीं होगा ना, तभी तो ये नई बात आई है, बिल्कुल सही पूर्वानुमान है। अभी मैं कह दूं आज से ये होने वाला है, आज से मेरे चैनल पे ये स्टार्ट होगा, तो आज से होगा मीन्स वो पहले नहीं होता था, आपके दिमाग में तुरंत आएगा, तो ये पूर्वानुमान बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, भारत में वाहन या शोर प्रदूषण है उत्सर्जन से मुक्त नहीं है। तो देखिए डेटा विवरण देने को बोला है, इससे हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि मुक्त है या नहीं है। हमें पॉइंट जो बोला गया है मुद्दा वहीं तक सोचना है, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है। तो ये गलत हो गया, केवल पहला सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी, केवल पूर्वानुमान पहला निहित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कोडिंग डिकोडिंग से है, इजी सा है। एक विशेष कोड में LA यानी लफंगे को 31615757 लिखा गया है, तो सीधा सीधा है, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या कर दिया है, GEY, तो देखिए इसमें कर दिया 316157 और 7, L आता है 12 पे, इन्हें आपस में जोड़ दिया है, 2 और 1 3, A तो 1 पे आता है, F 6 पे, A 1 पे, N को 14 पे आता है, तो 4 और 1 5 जोड़ दिया है, ऐसे किया है। तो आप कर लीजिए इसको। सेल बोर्ड S कितने पे आता है, 19 पे,
अब 19 पे आता है। और देखिए जिन लोगों को अभी तक नंबर्स नहीं याद है अल्फाबेट के, वो डे 1 वाली क्लास इस चैनल पे देख लीजिए, गारंटेड आप उसको कभी नहीं भूलेंगे, इतने अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया गया है इनको याद करने का तरीका। ठीक है, तो 19 पे आता है, तो ये कितना हो गया, 9 और 1 10, 10 का मतलब 1 ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 1, फिर ए तो 1 पे आता ही है, 1 1 और आई आता है 9 पे, उसके बाद एल आता है 12 पे, 2 और 1 3, बोर्ड में बी, ठीक है, बी ओ आता है 15 पे, 5 और 2 ओ सॉरी 5 और 1 6, फिर ए और पी आता है 20 पे, वो हो गया 11932612, 11932612। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आंसर हो गया डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है पर्याप्तता से। यूपी के एग्जाम्स में अभी जो लेटेस्ट कुछ 2 सालों में एग्जाम हुए हैं, जैसे कि बीडीओ 2018 और कांस्टेबल है और ये मंडी इंस्पेक्टर है, जितने भी एग्जाम्स हुए उसमें पर्याप्तता वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, यानी कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें ये टॉपिक नहीं आया। पर्याप्तता से मतलब है मैंने आपको कोई भी एक पॉइंट दे दिया, फिर उससे 2 पॉइंट दे दिए, आपको कोई क्वेश्चन दे दिया और उससे 2 पॉइंट दे दिए। ठीक है, तो जैसे मैं बोल दूं वहां जो फूल है क्या लाल होगा, फिर मैं आपको बोल दूं वहां जो फूल है वो गुलाब का है, तो क्या आप आंसर कर सकते हैं, भाई गुलाब के तो बहुत सारे कलर होते हैं ना। ठीक है, तो नहीं कह सकते हैं। और फिर मैं वहां पे बोल दूं वहां जो फूल है वो हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो हम आंसर कर सकते हैं हाँ बिल्कुल नहीं है। यानी हम उससे आंसर कर सकते हैं ना कि वहां गुलाब का फूल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय क्या है, कमल। तो सेकंड वाले से तो हमने आंसर कर दिया कि नहीं वहां गुलाब का फूल नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाले से हमने आंसर नहीं कर पाया। तो पर्याप्तता का यही मतलब है, आपसे जो सवाल पूछा गया है उसका आंसर आप किस पॉइंट से कर सकते हो, पहले पॉइंट से, दूसरे से, दोनों से मिला के, या दोनों में से किसी से भी नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। आपको वही चीज पूरा निर्देश दे रखे हैं, एन का देवर कौन है। ठीक है भाई, एन का देवर, तो पहला पॉइंट लगाते हैं, अलग अलग लगाएंगे दोनों पॉइंट, फिर देखेंगे क्या है। एन बी की माँ है, तो एन माँ है, ऊपर वाली पीढ़ी में माँ है तो माइनस, और बी की माँ है तो, ठीक है, एन माँ है तो एन की तरफ। चलिए सेकंड क्या बोला गया है, और ए के भाई से विवाहित है, तो एन जो है वो विवाहित है, मान लीजिए किसी से विवाहित है, ये व्यक्ति कोई भी होगा, वो नहीं है यहाँ पे, ये एक व्यक्ति बना दिया मैंने। ठीक है, यानी कि ये एक व्यक्ति हो गया, यहाँ एक व्यक्ति है उससे विवाहित है, और ये क्या बोला जा रहा है, किसका भाई है, भाई किसका है, ए के भाई से, तो यानी ए। देखिए ए का भाई तो ये है, ठीक है, लेकिन ए बहन है या भाई नहीं कह सकते हैं, तो क्या आप बता सकते हो इसमें कि ए का देवर कौन, वो सॉरी किसका, एन का देवर कौन है। देखिए एन का ये तो हो गया कोई भी व्यक्ति हस्बैंड होगा, ये कौन हो सकती है, नंद भी हो सकती है, देवर भी हो सकता है, इस पे प्लस माइनस नहीं पता चला, इसलिए पहले पॉइंट से हम इसका आंसर नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है, एम और डी ए के भाई हैं, तो एम और डी जो है वो भाई हैं दोनों, किसके, ए के, प्लस हम यूज करते हैं किसके लिए, पुरुष के लिए, और माइनस महिला के लिए, और डबल साइन भाई बहनों के लिए, और एक साइन पति पत्नी के लिए। ठीक है, एम और डी के भाई और एल डी की पत्नी है, तो एल जो पत्नी होगी वो किसकी है, डी की, आएगी तो इसी पीढ़ी में ना, यहीं पे हम इस तरीके से लगा देते हैं, एल पत्नी है डी की। अब यहां देख लेते हैं, देखिए ए का जो एक भाई तो ये है, तो कोई भी होगा, इस 2 भाई है इसके ये, तो डी तो ये होगा नहीं, क्योंकि डी की पत्नी कौन है, एल, तो यहाँ कौन होगा, एम हो सकता है, या हम कह रहे हैं कोई भी हो। जब ए का मान लीजिए ये वाला भाई और 2 भाई और दे रखे हैं, तो एम भी तो भाई है, तो जब एम भाई होगा तो ये बात कंफर्म हो गई कि एन का वो कौन होगा, देवर। ठीक है, समझ आई ना ये बात, कि ए के 2 भाई बता दिए, मान लेते हैं डी तो खैर यहाँ नहीं होगा, यहाँ एम हो, या एम ए के भाई में हो, तो जब ए का भाई होगा तो एन का कौन होगा, तो वो ये इसका भाई होगा, तो एन कौन होगा, उसका देवर, मतलब सॉरी एम कौन होगा, उसका देवर। तो एन का देवर कौन है, एम, ना इससे पता चली ना अकेले इससे पता चली, दोनों से मिला के पता चली है, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन पहला और दूसरा में दिए गए जो डेटा मिलाकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, चलिए तो ये है पर्याप्तता। नेक्स्ट पे आते हैं, आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट हमें एक इमेज दे रखी है जिसमें हमसे त्रिभुज गिनवाए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो त्रिभुज गिनवाए गए, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक इमेज बना के दिखाना चाहूंगी, और जो इमेज है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक, ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगा,
ऐसे है, ठीक है, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, ठीक है। देखिए इनको गिनने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमें पॉइंट्स पता है। यानी अगर मैं बात करूं कि एक त्रिभुज के बीच से जब एक लाइन जाती है तो 1 2 और टोटल मिला के 1, कितने त्रिभुज बनते हैं? 3 त्रिभुज बनते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं और इसके जो ऑप्शन है वो आपको सामने दिख ही रहे होंगे, बहुत आसपास के ऑप्शन है 14 15 और 17। तो बहुत सटीकता से अगर आपको गिनना है तो उसका भी तरीका बताऊंगी और थोड़ा अंदाजे से गिनना है उसका भी तरीका बताऊंगी। देखिए जब एक पॉइंट से, ये एक त्रिभुज है, जब इसके पॉइंट से बीच वाली लाइन में 3 इसमें हो गए, ठीक है। जब इसके पॉइंट से 3 लाइन गई, ये भी एक त्रिभुज है, इसके बीच से 3 लाइन गई तो इसमें कितने हो गए? 3 हो गए। ये भी एक त्रिभुज है, इसके पॉइंट से बिल्कुल बीच में लाइन गई तो इसमें भी 1 2 और टोटल मिला के 3, ठीक है ना। और इसके पॉइंट से भी, ये भी एक त्रिभुज है और इसके पॉइंट से भी जब 3 लाइन गई तो ये कौन सी हो गई? देखिए इसको हम ऑलरेडी गिन चुके हैं, ठीक है। इस एक ये हो गया और एक ये पूरा हो गया, इसमें 3 ना होके 2 हुए, तो 3 6 9 और 2 11, तो 11 तो यही हो गए, ठीक है। और एक हमारा ये छोटा वाला रह गया अभी, क्योंकि हमने ये दोनों गिन लिए लेकिन ये थोड़ा ना गिने, ठीक है। इसको गिनने के लिए देखो, एक अभी हमने इधर से ये वाला तो गिन लिया, एक ये भी त्रिभुज है, इसके बीच से भी लाइन गई तो ये कितना हो गया? एक ये हम ऑलरेडी गिन चुके हैं और एक पूरा 2, तो 2 यहाँ हो गए। तो 3 3 6 3 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 हो चुके हैं। और आपको अभी एक जो पूरा दे रखा है ये हमने नहीं गिना और एक ये पूरा दे रखा है वो नहीं गिना, तो इसका जो आंसर है वो कितना हो गया? 15, ठीक है। और जब चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने के लिए बेहतर है कि हम जब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तब समझेंगे। इसका मैं दूसरा तरीका आपको बता देती हूँ गिनने का, बहुत ही सटीकता के साथ अगर आप कैसे गिन सकते हो वो भी। देखिए एक एक कॉलम वाले पे नंबर डाल दीजिए जहां एक एक त्रिभुज बन रहा है। तो एक त्रिभुज में आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 और 6, और ये ब्लैंक, देखिए ये त्रिभुज नहीं है, ये ऐसे जा रही है यहाँ से, त्रिभुज नहीं है, ये क्या बन गया? इस तरीके से। तो हम इस पर ब्लैंक लिख देते हैं, किसी को मिलकर तो बनेगा। तो हमारा सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? एक एक वाले हमने लिख दिए, 2 2 से क्या बन रहा है? 2 2 से बन रहा है 1 2 से एक त्रिभुज बन रहा है ना। 3 4 से बन रहा है, 4 5 से बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर हमें एक्यूरेसी के साथ करना है बहुत ज्यादा तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। इससे बन रहा है 4 5 से बन रहा है, उसके बाद हमारा देखिए ये वाला जो जा रहा है वो किससे बन रहा है? 5 B से भी बन रहा है, ठीक है, एक्यूरेट करने के लिए। तो हमारे ये बन रहे हैं, तो ये हो गए 1 2 से 3 4 से 4 5 से और 5 B से। अब 2 से हमारा कोई नहीं बन रहा, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 वाली संख्या से कोई बन रहा है जिसमें 3 आ रहे हैं फॉर्म। हाँ भाई 3 से एक ही वाला बन रहा है ना, 5 6 B, तो 5 6 B, ठीक है। 3 से हमारा ये वाला बन गया। चलिए अभी 4 से कौन सा बन रहा है अगर हम देखेंगे तो 4 से हमारा बन रहा है एक तो ये 1 2 3 4, ठीक है। और 5 6 B तो बन ही गया, 1 2 3 4। अच्छा 3 से एक और हमारा बन रहा है 3 6, यहाँ पे जो जो दिखता जाएगा वो हम लिखते जाएंगे। ये तीनों भी तो बन रहे हैं 3 6 B, ठीक है। 1 2 3 4 बन गया। अभी हमारा 4 से कौन सा बन रहा है? 4 से 1 बन गया। अब हमारा कौन सा बन रहा है? कोई सा बचा है इधर से बनने के लिए। अब हमारा एक बन रहा है पूरा इन 5 से, 3 4 5 6 B, और एक हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है कंप्लीट। तो जरा देखते हैं हमारे कितने हो रहे हैं। 6 तो हमें दिख ही रहे सामने सामने, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया ना 15 आंसर, बस एक्यूरेसी के साथ, ठीक है। तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा एक तरीके से सादृश्यता का है। पहले वाले जो एक से दूसरा संबंधित है वही तीसरा चौथे से होगा। तो आप इसमें देख लीजिए BDCE को किससे संबंध किया गया? GIFU से, यही किया गया है ना। और QSKI आपसे पूछ लिया है, तो जरा देख लेते हैं। देखिए B से G कितना हो रहा है? +5, D से I ये आता है 4 पे, ये आता है 9 पे, +5, C से F +3 और E से U आपका दे रखा है प्लस, और ये आता है 5 पे, ये आता है 21 पे, +16। 5 5 3 16 कोई सीरीज तो है नहीं, यानी अगर हम ऑप्शन में केवल यही जोड़ के देख लेंगे ऑप्शन होगा तो ठीक है। Q में 5 जोड़ेंगे तो 17 और 5 कितने होते हैं? 22। S में 5 जोड़ेंगे ये आता 19 और 4 कितने होते हैं? सॉरी 19 और 5 24। K में कितना जोड़ेंगे? +3, N आ जाएगा। और I में कितना जोड़ेंगे? 16,
ठीक है। तो 16 और जो 9 होते हैं वो होता है 25 का मतलब हो गया y। तो v x n y ऑप्शन है, हाँ भाई है, सी ऑप्शन हमारा साफ साफ दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट में आपको कागज मोड़ना दिख रहा होगा, बहुत इजी सी चीज होती है कागज मोड़ने में, कुछ भी नहीं होता इसमें, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको क्या करना है, देखिए आपको एक कागज दे रखा है, मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ। एक कागज दे रखा है, उसमें सबसे पहले क्या फोल्ड किया है, ऐसे, तो हमारे पास ये बचा। फिर नेक्स्ट में कैसे फोल्ड कर दिया है, ऐसे, तो हमारे पास ये बचा। और सबसे लास्ट में जो फोल्ड कर दिया है वो ये कर दिया है, फिर हमारे पास ये बचा। और इसमें जो हमें कर दिए हैं वो 3। यहां से आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए जब मैं कागज को सबसे जो लास्ट फोल्ड होता है वो सबसे पहले खुलेगा, तो मैं कागज के इस वाले फोल्ड को खोलूंगी तो सीधा सीधा बिल्कुल ये आ जाएगी मिस, ठीक है। फिर ये हाफ था, अभी मैं इस वाले को खोलूंगी तो बिल्कुल इधर जाएगा, तो यानी कि जैसा यहाँ हो गया, ये तो सिर्फ मोड़ने के लिए था, ठीक है, जैसा सेम यहाँ हो गया, अगर मैं इसको खोलूंगी तो सेम यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, 1 2, ठीक है, एक, इस तरीके से आपको ये 4 दिखेंगे, यानी कि ये वाले जो 2 होंगे इधर आ जाएंगे, ये एक जो होगा इधर आ जाएगा, ये वाले जो 2 होंगे वो इधर आ जाएंगे, और ये वाला जो 1 होगा वो, ठीक है, इस तरीके से इधर भी ऐसे हो जाएगा, यानी कि ये 4 है और ये वाले जो 4 हो जाएंगे बिल्कुल ऐसे खुलेंगे, 1 2 3 4 और फिर यहाँ पे 1 और 2, इस तरीके से। ये सेम जो सामने कंडीशन है वो यही हो जाएगी। तो आपको इस तरीके की जो कंडीशन दिख रही है वो किस में दिख रही है, 1 2, देखिए ये वाले जो है, अगर ऐसे आप करे रहो इनको, ठीक है, तो ये 3 और फिर ये 3, ऐसी कंडीशन हमें वैसे भी सेम किस में दिख रही है, फिर 3, यानी कि ये वाले थोड़ा सा पास ले आओ इनको, और फिर ये 3, फिर ये वाले 3 और फिर ये 3, ऐसे तो होगा, फिर ये 3 इधर, इस तरीके से। तो ये 3 3 वाले जो दिख रहे हैं वो किसमें दिख रहे हैं हमें, डी ऑप्शन में। तो आंसर इज डी, ठीक है। बस चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में, नहीं ये वाला नहीं है, उसका चयन करिए जो विकल्पों से भिन्न है, गाजर, पत्ता गोभी, शलजम और आलू। देखिए विषम छांटने का क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा वो है कैबेज, यानी कि पत्ता गोभी ये एक प्रकार का जो फूल है, ठीक है, तो एक प्रकार का फूल है। बाकी कैबेज हमें देखने में भी अलग ही है सब। बाकी गाजर और शलजम जो है वो जड़ हुई, और आलू एक तना हुआ। पत्ता गोभी की जो शेप है, पत्ता गोभी एक फल की तरह आ जाता है, उसमें फलीदार ऊपर जो ग्रीन है वो पत्तियां हैं, बाकी पत्तेदार कोई सब्जी नहीं है। तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो सब गांठों वाली और ऐसे सब्जी है ना, पत्तेदार सिर्फ कैबेज है, तो आंसर इसका कैबेज हो जाएगा, यानी कि पत्ता गोभी, ठीक है। तो चलिए हमने हाफ जो पेपर है वो आज सॉल्व कर चुका है इस वीडियो में। नेक्स्ट हाफ जो हम सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है ये, आप भी बोर हो जाएंगे एक साथ पढ़ के। तो नेक्स्ट हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, जहां ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं उसका रिप्लाई करने का पूरी कोशिश किया, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी और आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक्स अगेन।